दोस्तों मैं हर्षित शर्मा। जोबट उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और कल शनिवार देर रात को पूर्व राज्य मंत्री सुलोचना रावत, जो कांग्रेस की दिग्गज नेता क्षेत्र की मानी जाती थी, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। उनके भाजपा में जाने के बाद राजनीतिक उठापटक काफ़ी तेज हो गई है, चाहे वो बीजेपी की बात करे या कांग्रेस की बात करे। इन्हीं उपचुनाव की चर्चाओं के लिए मेरे साथ जोबट के आज वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी जैन हैं। नमस्कार जैन साहब। नमस्कार। ये जो सुलोचना रावत जी का कल का किस्सा देखा आपने, जोबट उपचुनाव को लेकर कल देर रात को भोपाल पहुंचकर उन्होंने अचानक भाजपा ज्वाइन करी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सुलोचना रावत का भाजपा में आना देखा जाए तो भाजपा मजबूत होगी इस क्षेत्र में, कि सुलोचना रावत एक ऐसा बेल्ट कांग्रेस की इतनी गद्दावर नेता थी जिसने कांग्रेस के कई सालों तक प्रतिनिधित्व करा। एक आपका भाजपा के लिए सबसे कमज़ोर बेल्ट था आपका उदयगढ़ वाला पट्टी, और दूसरी डाबड़ी वाली पट्टी, जिसमें हमेशा भाजपा हारती ही थी, विधानसभा हो लोकसभा हो कुछ भी चुनाव हो। आज सुलोचना रावत के वहाँ से आने से तो आपका उदयगढ़ पूरी पट्टी मजबूत होती है। ये डाबड़ी में प्रताप रावत उनके साथ जो आए उसका वो पट्टी मजबूत होती, तो भाजपा बहुत हद तक मजबूत होगी। और मेरा मानने से ये 2023 में आने वाले भविष्य में चुनाव में विधानसभा में सुलोचना रावत जैसी नेता का भाजपा में आती है तो इस क्षेत्र में कांग्रेस का कोई मजबूत नेता नहीं रहेगा। तो आगामी भविष्य भाजपा का इस क्षेत्र बहुत अच्छा है, क्योंकि जोबट विधानसभा देखा जाए तो कांग्रेस का गढ़ रही है। रावत फैमिली कांग्रेस का बहुत प्रतिनिधित्व करने वाली फैमिली रही है, तो इनका आना भाजपा के लिए बहुत सुखद है। अच्छा जैन साहब, बताइए मुझे कि भाजपा से जो दावेदारी कर रहे थे दिग्गज नेता भी थे अलीराजपुर जिले के, अगर सुलोचना रावत आती है और सुलोचना रावत को जैसे भाजपा में ऐसी अटकलें चल रही है कि सुलोचना रावत या विशाल रावत जी को टिकट दे सकती है, तो भाजपा के जो दावेदार थे उनका क्या रुख रहेगा आगे, क्या लगता है आपको? देखिए, हिंदुस्तान के राजनीति में भाजपा की यही खासियत है कि सत्ता ही संगठन और संगठन ही सत्ता है। ये दोनों एक दूसरे के उलट पैर हुए। कांग्रेस में संगठन नहीं तो सत्ता नहीं है। भाजपा का संगठन ऐसा है जो हर चीज़ों को मैनेज करना जानता है। भाजपा इनको मैनेज कर लेगी, क्योंकि हम कितने यूपी के चुनाव आप देख लो, राजस्थान के चुनाव देख लो, और भी अन्य जगहों के चुनाव देख लो। भाजपा की एक आउटडोर टीम है जो सब मैनेज कर लेती है। तो संगठन से बाहर भाजपा के पदाधिकारी नहीं जा पाते, हमने ये देखा अधिकांश। और शायद जोबट में भी संगठन से बाहर नहीं जाएंगे, भाजपा इस चीज़ को मैनेज कर लेगी। और कांग्रेस में इसी चीज़ की कमजोरी रही इस क्षेत्र में। कांग्रेस का पीछे है कि संगठन का दबाव कांग्रेस में नहीं रहा, तो ये बागी होते गए। देखा जाए तो माधो सिंह डावर भी आए थे, तब भी भाजपा मैनेज हुई थी। इसके बिना और भी दिग्गज नेता कांग्रेस के भाजपा में आए। मैनेज भाजपा कर लेती है, अपने कार्यकर्ता को मैनेज कर लेती है और आने वालों को आत्मसात कर लेती है। ये भाजपा की खूबी है। आप भी पत्रकार जगत में काफ़ी सक्रिय है, काफ़ी पुराने हैं। आप इस वक्त ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से संपर्क में, शहरी क्षेत्र के लोगों से भी संपर्क है। क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में, क्या लोगों का क्या रुख है? देखिए, इस चुनाव अगर बेसिक जोबट विधानसभा का देखा जाए तो मेरा हिसाब से सबसे बड़ा रहेगा चिकित्सा का मुद्दा, क्योंकि जोबट की पॉपुलेशन समथिंग 20,000 के आसपास है। इसके आसपास गाँव के 50,000 के आसपास है। 70,000 के हॉस्पिटल में मलेरिया टेस्ट नहीं है, टाइफाइड टेस्ट नहीं है, डेंगू टेस्ट नहीं, प्लेटलेट्स की टेस्ट नहीं है। आज यहाँ से प्रतिदिन 20 से 30 गाड़ी बाहर जाती है। तो यह कहीं ना कहीं आक्रोश तो है, सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश है जो चुनाव में निकलेगा। वहीं धर्मांतरण जो इस क्षेत्र में है, वो एक धर्मांतरण के कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो फिक्स हो गया, वो कांग्रेस को ही वोट देंगे। तो भाजपा के लिए तकलीफदायक तो है चुनाव विधानसभा। जैसे देखा जा रहा है कि भाजपा के मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा जी जोबट विधानसभा भ्रमण पर आए थे, तो जो क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं का जो आक्रोश दिखाई दे रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? जैसे भोपाल में लाठीचार्ज हुआ, बेरोजगार युवाओं का कहना है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार की मांग को लेके जा रहे हैं तो हम पे लाठीचार्ज हो रहा है। इस चीज़ों को क्या देखते हैं? युवा क्या इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? शासन की बहुत जन कल्याणकारी योजना के लिए, जहाँ मजदूर नहीं मिलने के अभाव में मशीनों से काम हुआ, हम मीडिया जगत के लोग हमें जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। और कुछ हद तक बेरोजगारी का बांध सकते हैं, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार, तो उससे भी काम है। यहाँ पे एक संगठन है जैस संगठन जो अभी आया तीसरी ताकत के रूप में क्षेत्र में उभरा है। अभी वो भाजपा के लिए प्लस पॉइंट है, कांग्रेस को डैमेज करेगा, अभी ये लग रहा है।
मेरा मानना है कि यही जो है संगठन धीरे धीरे इतना पावरफुल होता जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही भविष्य में डैमेज करेगा। देखा जाए तो भी कांग्रेस से महेश पटेल जी जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष है, उनका जोबट के प्रत्याशी का नाम को लेकर बातें सामने आ रही है, जहां तक कयास लगाया जा रहा है कि लगभग उनका नाम फाइनल हो गया है। आप जोबट विधानसभा में महेश पटेल जी को किस तरह से देखते हैं? महेश पटेल जी के पिताजी के टाइम, स्वर्गीय श्री वेस्ता जी पटेल टाइम में जोबट विधानसभा से उनका गहरा लगाव रहा। महेश पटेल के अपना वोट बैंक यहाँ पे है, क्यों महेश पटेल, मुकेश पटेल यहाँ पे आना जाना रहा, यहाँ के लोगों का काम करते रहे। और महेश पटेल की मेरा मानना है कि यहाँ पे रिश्तेदारी बहुत है, और ट्राइबल बेल्ट में रिश्तेदारी बहुत मायने रखती है। और इस क्षेत्र से नाता उनने नहीं तोड़ा, तो एक वोट बैंक तो उनका फिक्स है, तो महेश पटेल को इतना नुकसान नहीं है। अभी देखा जाए टक्कर कांटे की लग रही है। अगर सुलोचना रावत को भाजपा से या विशाल रावत को टिकट देती है भाजपा, और कांग्रेस से महेश पटेल को देती है, तो मुकाबला कैसा रहेगा, क्या लगता है आपको? मुकाबला अब तो रोजे की रहेगा, क्योंकि महेश पटेल का मैं बता रहा हूँ निजी वोट बैंक है यहाँ पे। और सुलोचना रावत के साथ वो भाजपा में आई, पर ये नहीं बोल सकते क्योंकि अभी नहीं आई कि भाजपा के सभी पदाधिकारी उनके लिए समर्पित रहेंगे। एक भीतरघात की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहेगी सुलोचना रावत के साथ, और कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाना, वो अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ेगी, इसलिए वो एकजुट हो जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस में जो विरोध था वो सुलोचना रावत का था, महेश का कांग्रेस का विरोध नहीं था लोकल इसमें। तो इनके लिए महेश के लिए वोट बैंक है, और भाजपा के लिए कि भीतरघात की सुलोचना रावत की तकलीफ है, ये हो सकता है। ये उपचुनाव प्रशासन के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रह सकता है? देखिए, कभी भी हर उपचुनाव प्रशासन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहता, क्योंकि पूरे प्रदेश के दोनों पार्टी के नेता समर्थक उस उपचुनाव के क्षेत्र के आसपास आ जाते हैं। प्रशासन को इतना मैनेज करना बहुत तकलीफदायक रहता है। फिर भी मुझे लगता है कि प्रशासन बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है, जो गाइडलाइन भी पालन करके इतने लोग ही मतदान कर सकते, इससे नहीं आ सकते, रैली पे रोक ये रोक, तो प्रशासन मैनेज कर लेगा, ये मुझे संभावना है। क्योंकि कलेक्टर साहब भी नए, एसपी साहब भी नए हैं, पर जो एसडीएम साहब है ये जुझारू पर है इनमें, और ये मैनेज कर लेंगे। आज सोशल मीडिया पे एक और बात सामने आई कि जयस के नीतीश अलावा जी वो भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उनकी भी सोमवार को कल वो इस्तीफा भी देने वाले हैं। अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है, देखिए ये बात तो सच है कि जयस तीसरी ताकत के रूप में क्षेत्र में है, और नीतीश अलावा जी ऊर्जावान नेता है। यह ठीक है, वो अपने ओजस्वी वक्ता भी है, अपने इस ऊर्जा का कितना उपयोग करके कितने मतदाताओं को अपने तक वोट डलवाते हैं, यह बहुत मायने रखेगा। क्योंकि जैसा भी नया दल खड़ा हुआ, शायद चुनाव लड़ने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता। इनके पास मेरे सब इतना फाइनेंस सपोर्ट नहीं होगा। अपनी योग्यता पे या अपने सामाजिक कार्यों में कितना वोट डलवा पाते, ये इनका भविष्य निर्धारित करेगा। क्योंकि जो हमें टिकट मिले विशाल रावत को, ये भी इसी आधार पर मिले कि इनने पिछले निर्दलीय में वोट बहुत अच्छे लाए थे। आगामी भविष्य जयस का बहुत अच्छा हो सकता है अगर ये इस चुनाव में कुछ कर गुजरे तो। सुलोचना रावत जी जैसे भाजपा में शामिल हुए, जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, वी.डी. शर्मा जी, ऐसे तमाम दिग्गज नेताओं ने कल रात से ही उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, रात में भाजपा में ज्वाइन किया, आज भी जिले के तमाम नेताओं को बुलाया। अगर उनको भाजपा में शामिल होना था सुलोचना रावत जी को, तो शिवराज सिंह जी इतने इंटरेस्टेड क्यों दिखे? देखिए, देखा जाए तो प्रदेश शिवराज सिंह जी के नाक का सवाल है। हम एक चुनाव हार चुके हैं, दमोह का उपचुनाव। अगर ये भी हारते तो प्रदेश में आने वाले भविष्य में चुनाव में लोगों में मैसेज गलत जाएगा। और जब भी कोई नया मेहमान आता है, दूसरी चीज़ है, उसका स्वागत बहुत ज़ोर शोर से होता है। रावत परिवार इस क्षेत्र का जाना माना नाम है, इस जिले का जाना माना नाम है। राज्य मंत्री रहे, विधायक रहे, आज़ादी के बाद बहुत कुछ रहे, तो इनका सम्मान के रूप में सीएम साहब थोड़ा ज़्यादा उत्साही है, ताकि इन्हें हमारी पार्टी मजबूत होगी। इस जिले में मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट देखा जाए तो अधिकांशतः कांग्रेस का रहा है। अगर कांग्रेस का कोई अगर दिग्गज नेता आता है तो उसे सम्मान देना चाहिए। नहीं, सोशल मीडिया में आपने मेरे तंज पे लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स करे, मैंने तंज उन पे कसे जो मौका परस्त लोगों की ठीक जमात थी। आज दिन भर सोशल मीडिया पे काफ़ी आप एक्टिव दिखाई दिए, सभी ग्रुपों में मैंने देखा काफ़ी तंज कसते हुए भी दिखाई दिए, चाहे वो भाजपा हो, पत्रकार के हिसाब से भाजपा हो या कांग्रेस। ये जो भी मौका परस्त जो विधायक के आसपास रहते थे,
अब मेरा खुद का लीजिए कहना है था कि अब अगर सुलोचना रावत आती है, मैं जानता हूँ कि जब चुनाव के पहले सुलोचना रावत के मम्मी बोलते थे, ये सुलोचना रावत के दर पर जाते थे। उसके बाद ये मौका परस्त लोग जब कलावती विधायक बने तो उनके दर पे जाने कर, कोई गाड़ी गिफ्ट कर रहा, कोई ये गिफ्ट कर रही है। फिर माधु सिंह जी आए, कलावती जी देवलोक होने के बाद माधु सिंह जी आए, उनके दर पे जाने लगे। अब मौका परस्त लोग जो दादा के साथ थे या नागर सिंह जी के साथ थे या दीपक चौहान के साथ थे, किसी के भी साथ थे, ये मौका परस्त लोग अब किसके साथ जाते हैं? जो कल तक जो मम्मी थी उसके बाद उसके दुश्मन हुए, उनके पास जाते हैं कि कहाँ जाते हैं? तो उस पर मेरा कमेंट्स थे। तो एक होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल में क्या होता है, हम विश्वसनीय कार्यकर्ता को अपने निजी आर्थिक आकांक्षा के चलते खो देते हैं, जो पार्टी के प्रति वफादार होता है। और शायद भाजपा के लिए तकलीफदायक ये पुराने विधायकों के लिए कि इन्होंने विश्वसनीय कार्यकर्ता जो थे अपने भाजपा के, उनको खो दिया। आर्थिक लालच के रूप में ऐसे कार्यकर्ता को जोड़ लिए हैं जो वाकई मौका होने पर इनके साथ दे रहेंगे। अगर आप मानो दादा के साथ पूरे क्षेत्र होता तो टिकट कटता, किसी के साथ पूरा क्षेत्र होता, कट ही सकता था जब आपका जन आंदोलन, जबकि अच्छे काम करे, अच्छे लोग थे, ये सब थे। इनके आसपास से गिर्द गिर्द ऐसे लोग आगे थे जो उनकी बात रख नहीं पाए पब्लिक के बीच में कि हमारे दादा ने ये करा। भाजपा ने देखा जाए तो बहुत विकास करा, इस पर कोई दोहरा नहीं, कोई दोहरा। भाजपा ने जितना विकास करा वनवासी क्षेत्र में किसी ने विकास नहीं करा, और उस विकास को जनता तक ले जाने वाले लोग ही नहीं थे, सच मानो। कोई सब सप्लाई में लगे थे, फर्जी बिल लगाने में लगा, कोई अनाज बेच रहा था, अपनी योजना नहीं ले गया। उसी के परिणाम ये कलावती जीती थी, उसी के परिणाम ये हो कि आज नया लोग आए। क्या भाजपा को सुलोचना रावत को प्रत्याशी बनाना चाहिए? क्या उनके पास ऐसे कोई दिग्गज नेता है एक से एक, उन्हें क्यों नहीं बना रही है भाजपा? सुलोचना रावत, विशाल रावत को क्यों महत्व दे रही है? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि 2023 में आने वाले भविष्य में चुनाव में भाजपा के लिए भाजपा को मजबूत करना जरूरी है। सीट इतनी मजबूत करना जरूरी है या नहीं, ये भविष्य की बात है। भाजपा को मजबूत करना। रावत परिवार 50 साल से राजनीति करता रहा, शायद मैं छोटा था उसके पहले 50 साल से ज़्यादा, आज़ादी के बाद से राजनीति करता रहा। इस क्षेत्र में अजमेर सिंह की रावत के टाइम से कांग्रेस का ब्रांड बन चुके थे। आज अगर ब्रांड आपके पास आता है तो निश्चित उसका फ़ायदा भविष्य में आपको मिलेगा ही। आज रावत परिवार आता है तो ये है कि उनके चाहने वाले आर्थिक जो इतने साल से विधानसभा की सेवा का उनके वो लोग भी आएंगे, तो भाजपा मजबूत होगी। देखा जाए जैसे दमोह उपचुनाव हुआ, दमोह में भी भाजपा ने ऐसा ही किया जैसा जोबट में करने जा रही है, जो संभावनाएं लग रही है। दमोह में भी ऐसा ही हुआ, कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए और उन्हें टिकट दे दिया, जिसमें भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। क्या ऐसी स्थिति जोबट में हो सकती है? देखिए, एक परीक्षा फेल होने से भविष्य खत्म नहीं होता है, फिर परीक्षा दी जाती है। ऐसे ही राजनीति है। अगर आपका एक फैसला गलत हुआ, शायद दमोह चुनाव का जहाँ तक मेरा मानना है वह आपसी फुट के कारण हारे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि अब सरकार इस बात को समझ गई भाजपा का आपसी फुट कैसे मैनेज की जाए। आज शायद हमारे भाजपा के सभी दिग्गज को भोपाल बुलाया, आपसी फुट मैनेज हो गई तो भाजपा जीत जाएगी इस क्षेत्र में। देखिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी जैन थे।